सबसे पहले आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस हिस्ट्री के क्लास में। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दोपहर में हिस्ट्री का क्लास, इसके तुरंत बाद हम लोग कर लेंगे इस बैच के बाद मैथ का क्लास, इसके बाद तुरंत जो है बायोलॉजी का क्लास, इसके तुरंत बाद केमिस्ट्री का क्लास, और अंतिम में फिर से हम लोग शाम वाले बैच में पढ़ लेंगे फिर से हिस्ट्री का क्लास। उसके बाद एक बैच जो रात में है, उस बैच में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का क्लास। ये सब लगातार क्लासेस अभी चलेंगे, है कि नहीं? इसके बाद लगभग कितना और क्लास रह जाएगा? इस क्लास के बाद 9th का, 10 का, 8 का, 11 12 का, उसके बाद रात का एक बैच। इतना लगातार बैच अभी चलेगा, सभी हम लोग पढ़ेंगे अभी बहुत बढ़िया से। सबसे पहले आप लोग को बिट्टू सर के क्लास में आप सभी लोगों का हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ इस क्लास का अभिनंदन करते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, प्रेजेंटी बताइए। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की वंदे। और इस हिस्ट्री के क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट। हम लोग पढ़ रहे थे और चार्टर एक्ट में हम लोगों ने 1786 है ना पढ़ लिया था, जो अधिनियम आया था जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हुए थे, वो अधिनियम पढ़ लिए थे। उसके बाद 1793 का पढ़ लिए, है ना। और अब हम लोग 1813 का पढ़ेंगे। इसको बहुत आराम से याद रख सकते हैं, है ना। हर एक 20-20 साल का जो अधिनियम आता है 20-20 साल पर, है ना, उसके तहत हम लोग इस सारे बातों को पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं चार्टर एक्ट। आ रहा है उसमें बाबू, देखो तो तुम ही खाली बोलेगा, जो टेक्नोलॉजी पर है, जो मेरा कंप्यूटर वाला व्यक्ति है, तू बोलो आ रहा है लिखा हुआ। चार्टर एक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, 1813 की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रहा है कि इससे पहले जो है क्लास जिसको हम लोग यूट्यूब पर डाल चुके हैं वीडियो को, अब इसके बाद हम लोग चार्टर एक्ट 1813 को बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। 1813 में स्थिति क्या है? 1813 में स्थिति ये है कि अब उस समय जो है नेपोलियन, पूरे विश्व इतिहास पर अगर चर्चा कीजिए तो नेपोलियन है। नेपोलियन जो है पूरे फ्रांस में एकाधिकार, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा कब्जा किए हुए हैं, और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों पर नेपोलियन का फ्रांस में इस मैटर को कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल है, यानी कि इसको व्यापार करने के लिए इस जगह को पार करना होता है, और फ्रांस के भी लोगों को अगर ब्रिटेन जाना है तो थोड़ा सा यहाँ पर पार होने की जरूरत है। अब यहाँ पर स्थिति को समझ लीजिए कि नेपोलियन की दोस्ती बहुत ज्यादा किससे थी? तो अपने टीपू सुल्तान से थी, ठीक है नहीं थी? लेकिन टीपू सुल्तान का तो अंत हो गया, 1799 में ही अंत हो गया उसका। और इस स्थिति में स्थिति ऐसी हुई कि अब नेपोलियन का संपर्क भारत से टूट गया, समझे कि नहीं? वह भारत से टूट गया और फ्रांस और ब्रिटेन में कभी बना नहीं। फ्रांस और ब्रिटेन में कभी बना नहीं। फ्रांस और ब्रिटेन में हमेशा जो है से आपका 36 का आंकड़ा रहा है। ये हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बने रहे हैं, है ना। और यहाँ पर अब स्थिति ऐसी है कि अब वहां के व्यापारी जो ब्रिटेन में है, उसके पहले इस बात को समझ लीजिए कि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण काफी बढ़ चुका है। वहां उद्योग धंधे काफी लगाए जा चुके हैं। उद्योग धंधे का बहुत ज्यादा विस्तार वहां पर हो चुका है, और उस उद्योग धंधे के साथ साथ जो है वहां पर नई नई कंपनियां, है ना, नए नए सामान बना रही है, और वह सामान को मार्केट में लॉन्च कर रही है। और ये स्थिति होता था कि पहले क्या होता था कि वो अपना जो माल बनता था, जैसे कपड़ा है या चीनी है या जो भी हो, जो भी सामान हो, चाय वगैरह है, वह व्यापार करते थे कहाँ पे? तो आपको अमेरिका में ले जाकर के व्यापार करते थे। लेकिन अब अमेरिका ब्रिटेन के हाथों से निकल चुका है, अब वहां पर कब्जा ब्रिटेन का नहीं है, और उसको अब चाहिए व्यापार करने वाला जगह। और यहाँ पर नेपोलियन फ्रांस में क्या किया हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।
नेपोलियन जो है किसी भी स्थिति में यह बात को जानता है कि ब्रिटेन में उद्योगों का विकास हो चुका है और नए नए कंपनियां जो है नए नए माल के साथ व्यापार करना चाहती है। तो इसका जो जीता हुआ जो आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है एक सिस्टम बनाता है जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल सिस्टम के नाम से जानते हैं, है ना। कॉन्टिनेंटल सिस्टम के नाम से इसलिए जानते हैं कि यह सिस्टम जो है से नेपोलियन का लाया हुआ था और नेपोलियन ने कहा था कि ब्रिटेन के किसी भी माल को, है ना, यूरोपीय देशों में नहीं बेचा जाएगा और यहाँ से कोई भी खरीद बिक्री यहाँ से नहीं होगा। यानी कि यूरोप के कोई भी क्षेत्र के लोग ब्रिटेन के माल यानी कि ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेंगे। यह किसने कहा था? नेपोलियन ने। क्योंकि वहां पे अभी स्थिति थी नेपोलियन का अच्छा खासा वहां पर राज्य चल रहा था, अच्छा खासा वहां पर जो है से यह क्षेत्र को जीत चुका था। यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों पर उसका कब्जा था नेपोलियन का, जिसको हम पढ़ाए हैं आपको फ्रांस में जब राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे तो उसमें नेपोलियन के बारे में पूरा क्लास 2, है ना, क्लास 1 घंटा का जो था उसको हम कर दिया है, जिसको यूट्यूब पर भी डाल दिया गया है। फ्रांस में राष्ट्रवाद के नाम से या यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जो हम चैप्टर बनाए हैं उस चैप्टर को उसमें हम पढ़ा चुके हैं और वहां पर नेपोलियन का क्या स्थिति रहा है इसके बारे में भी हम पढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा खिड़की वगैरह खोल दीजिए, लाइन कटा हुआ है, आ गया लाइन, देखिए। वाह, तो आप लोग को नहीं अच्छा लगा? लाइन आया तो खुशी है ना? तो अब स्थिति को समझ लीजिए क्या है इससे। बहुत गर्मी थी, बढ़ गई थी गर्मी। अब स्थिति को समझ लीजिए कि वहां पर ब्रिटेन चाहता था यूरोप में व्यापार करना, लेकिन नेपोलियन ने क्या कहा? व्यापार करने के लिए मना कर दिया। व्यापार करने के लिए क्या कर दिया? मना, कि ब्रिटेन का कोई सामान यूरोप का लोग नहीं लेगा और यूरोप के भी लोग अपना सामान ब्रिटेन को नहीं देंगे। यानी कि पूरा ब्रिटेन जो टापू पर था उसको टापुए जैसा बना दिया, है कि नहीं? ये था फ्रांस मेनलैंड पर था, यूरोप के मेन जगह पर था और ये क्या था? टापू पर था और बीच में क्या था? इंग्लिश चैनल था। इस स्थिति में ब्रिटेन का कोई भी माल जब यहाँ आता था तो नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के माध्यम की वजह से वह यहाँ पर व्यापार नहीं कर पा रहा था। अब क्लियर हो गए? अब वहां के जो व्यापारी थे, कहाँ के? ब्रिटेन के, चूंकि नए माल पर उन लोगों ने पूंजी लगा चुका था और चाह रहे थे कि अब मेरा इसका व्यापार हो नहीं, तो उनका जो है से लगाया गया पूंजी जो है वह बर्बाद हो रहा था। और इसके लिए ब्रिटेन के व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद पर क्या बनाया? दबाव बनाया। वहां के राजा पर क्या बनाया? दबाव बनाया, है ना, कि हम लोगों को जगह दिया जाए जहां हम खुला व्यापार कर सके। क्लियर हो रहे हैं? अब स्थिति क्या थी कि कंपनी को 20 साल के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, बात समझ आ रही है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो एकाधिकार प्राप्त था यहाँ पे कंपनी को, वह कंपनी किसी भी ब्रिटेन के व्यापारी को आने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि मुझे एकाधिकार है और आप यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस सिर्फ हमारा ही कंपनी करेगा। ऐसे में व्यापारियों की स्थिति दयनीय हो रही थी और व्यापारी इस वजह से ब्रिटेन संसद पर दबाव बना रहे थे। क्लियर हो गया? जब दबाव की स्थिति आई, ब्रिटेन संसद में इस बात का हंगामा हुआ और ब्रिटेन संसद में बैठे कुछ संसद के लोग ऐसे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अपना शेयर धारक के रूप में थे, लेकिन व्यापारियों की स्थिति को देखते हुए और चूंकि औद्योगिकीकरण वहां पे नया नया हुआ था, तो निश्चित तौर पर वहां पर पूंजी जो इन्वेस्ट किया गया था वह पूंजी अगर नहीं निकलता तो माल तो बर्बाद होता ही, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी बेकार हो जाती। इस बात को सोचने और समझने के बाद चार्टर एक्ट 1813 में यह निर्णय लिया गया कि जो हम लोग कंपनी को एकाधिकार दिए हैं, एकाधिकार के मतलब कि जैसे ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, वो तो अभी है नहीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर है वही सिर्फ व्यापार करेगा, है ना।
इस पत्र को, इस एकाधिकार पत्र को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 में। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या चीज कि कंपनी का एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इस बात को समझिए, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइए आप लोग, कर दिया गया, इस मैटर को समझिए। जब कंपनी पहली बार 1600 में बनी, 1608 में यहाँ पे आई, तो वहां से लेकर के अभी तक जो 1813 है, इससे पहले तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी ब्रिटेन की पूरा एशिया महादेश में व्यापार कर रही थी। समझ में आ रही है बात, भारत में व्यापार कर रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, समझ में आ रही है बात, सबको सीधा बढ़ जाइए, पहली बार ऐसा हुआ है कि उस कंपनी के एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब ब्रिटेन की अन्य कंपनी भी भारत में आकर के व्यापार कर सकती है। समझ में आ गई बात। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन आता भी है। बढ़िया से बैठो ना, जैसे उठा करके बैठा तो दिमाग नहीं काम कर रहा यार, सीधा बैठिए, अलग अलग बैठिए सब। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकाधिकार की समाप्ति है ना कंपनी को किस एक्ट के तहत और कितना ईस्वी में हुआ, तो क्या आंसर दीजिएगा, चार्टर एक्ट के तहत। कब, 1813 में। जो कंपनी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम लोग बोल रहे थे, वह कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहां पर लग गया लेकिन यह तय किया गया इस एक्ट में यह तय किया गया कि जो चाय है, क्या है, चाय का व्यापार दूसरी कंपनी नहीं करे। चाय का व्यापार भारत में दूसरी कंपनी नहीं करेगी। आप दूसरा सामान ले आकर करके बेचिए, कपड़ा बेचिए, है कि नहीं, आप जो है से अन्य सामान को आप यहाँ पर बेचिए, व्यापार कीजिए, लाभ कमाइए, सब कुछ कीजिए, कालीन बेचिए, दरी बेचिए, कपड़ा बेचिए, है ना, लोटा थरिया बर्तन जितना बेचना है बेचिए, रोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो चाय है, क्या है, चाय जिसको हम लोग पीते हैं, वह चाय ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही भारत में बिकेगी और दूसरी कंपनी, है ना, चाय यहाँ पर चाय का व्यापार नहीं करेगी। यह प्रावधान पास कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 में। यही नहीं पास किया गया, प्लस में ये भी बात कहा गया कि जो चाय है, चाय के साथ साथ एशिया महादेश में एक और देश है जिसका नाम है चीन। क्या नाम है, चीन। तो चीन के साथ व्यापार का व्यापार, है ना, व्यापार का एकाधिकार रहेगा। चाय चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रहेगा। अब देखिए इस बात को समझिए, जितनी भी कंपनियां थी जो अन्य वस्तुएं तैयार करके रखी हुई थी, जिसको अब यह अनुमति मिल गई कि आप भी भारत में जाओ और खूब बढ़िया से व्यापार करो, लेकिन कोई भी कंपनी चाय का व्यापार नहीं करेगी। किसका व्यापार नहीं करेगी, चाय। और भारत के बाहर जो चीन में है वहां भी नहीं जाना है। आप जितना भी बिजनेस कीजिएगा भारत में ही कीजिएगा। बात समझ में आ गई। अब चीन में व्यापार यही कंपनी करेगी जो पूर्व में भारत में एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे। चीन के लिए एकाधिकार रहेगा, चाय के लिए एकाधिकार रहेगा, अन्य चीजों के लिए एकाधिकार नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए, आप बात को समझिए, जैसे मान के चलिए कि हमको बिजनेस करने के लिए दे दिया कि गोह में सिर्फ और सिर्फ बिट्टू सर ही पढ़ा सकते हैं, तो दूसरा कोई खोलेगा तो खोलने हम देंगे नहीं। बात समझ आ रही है ना। लेकिन जब प्रावधान होगा कि नहीं, आप ही पढ़ा सकते हैं, है ना, और दूसरे लोग भी पढ़ा सकते हैं, और उस स्थिति में हमने कहा कि देखिए हिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी हम ही पढ़ाएंगे, बाकी कोई विषय आप पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गई बात ना। और यही नहीं, न्यू एरिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको करना ही है तो दूसरे जगह कर सकते हैं। अब इस मैटर को समझ में आ गया बात है।
तो यही तय किया गया, कंपनी आए, व्यापार करे, लेकिन चाय का व्यापार नहीं करेगा। और दूसरा चीज कि चीन में मेरा जो एकाधिकार है कंपनी का वो रहेगा, अब चीन में दूसरा कोई व्यापारी जाकर के व्यापार नहीं करेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? चार्टर एक्ट 1813 के तहत यह बात क्या हो गया, निर्णय ले लिया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को समझने का भरपूर प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? ये रुक जाइए एक मिनट, यही बोलेगा। आपको समझ में आ रहा है? जोर से बोलो। ठीक, इतना ही ताकत है? खत्म हो गया ताकत? नहीं सर, तो बोलिए, बोल रहा है तो नहीं सर, लग रहा है कि एकदम डुबरा गया है एकदम। तुमको समझ में आ रहा है? हो हाँ, देखिए तो कितना बढ़िया से बोला। अब देखिए ध्यान से, अब जब व्यापार करने की अनुमति मिल गई तो भैया व्यापार करने की अनुमति मिल गई तो वो व्यापारी भारत आएंगे कि नहीं आएंगे? उनके परिवार भारत आएंगे कि नहीं आएंगे? उनके और साथी संगति और कुछ लोग आएंगे कि नहीं? जब व्यापार करना ही है तो ऐसे ही आ जाएंगे? नहीं। इस नियम के तहत एक बात और रखा गया, इस नियम के तहत एक बात और रखा गया कि जो भी लोग ब्रिटिश से यानी कि ब्रिटेन से व्यापार करने के लिए भारत में जाते हैं तो वो बिना ब्रिटिश संसद की अनुमति से नहीं जाएंगे। ब्रिटिश संसद एक लाइसेंस बनाएगी। क्या बनाएगी? लाइसेंस बनाएगी, और लाइसेंस लेकर के ही कोई भी लोग ब्रिटिश का या तो जाकर के भारत में रह सकते हैं या भारत में व्यापार कर सकते हैं। अगर आप बिना लाइसेंस के जाएंगे तो आपकी जवाबदेही ब्रिटिश सरकार को नहीं होगी। यानी कि ब्रिटिश संसद से आपको अनुमति यानी कि लाइसेंस लेकर के ही भारत आना होगा। तो दूसरा चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान बना? तो दूसरा प्रावधान ये बना कि लाइसेंस लेकर के, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि लाइसेंस हटेगा भी बाद में। लाइसेंस को हम लोग क्या करेंगे, लाइसेंस ये शब्द को हम लोग लाइसेंस को कैंसिल भी करेंगे, इसलिए लाइसेंस याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए अगर भारत आना है तो उसको क्या लेना होगा? लाइसेंस। लाइसेंस लेकर, याद रखिएगा, लाइसेंस लेकर ब्रिटिश कंपनी है ना, ब्रिटिश कंपनी या कोई व्यक्ति, ब्रिटिश कंपनी या कोई व्यक्ति भारत में रह सकता है, भारत में रह सकता है, रह सकता है या व्यापार कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लाइसेंस बनेगा, आसानी से लाइसेंस बनेगा। आपको भारत में जाकर के व्यापार करना है, जाइए, लेकिन आप कैसे जाइएगा? लाइसेंस ले करके जाइए। लाइसेंस लेकर के नहीं जाते हैं तो आपको वहां से अगर भगाया जाएगा तो आपको वहां से हटना होगा, लेकिन लाइसेंस रहेगा तो आपको फिर कोई बोलेगा नहीं। और इस बात का ध्यान में रखिएगा कि आप कोई भी लोढ़ा सिलौट बेचिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाय मत बेचिएगा। चाय वहां ईस्ट इंडिया कंपनी वाली ही चाय जाएगी, है ना? जैसे हम लोग के यहाँ टाटा का चाय आता है, ताज का चाय आता है, ताजमहल का चाय आता है, और क्या चीज चाय आता है? विवेक गोल्ड, विवेक गोल्ड का चाय आता है। और कौन चाय है? उस समय खाली था कंपनी चाय, नाम उसका जो भी रहे वो चाय चलता था। उस समय टाटा बिरला चाय नहीं चलता था, है कि नहीं? उस समय जो है से मुंगिया चाय नहीं चलता था, है ना? स्टील का बादशाह, है कि नहीं? मुंगिया किसका प्रचार करता है? छड़ सीमेंट का, है कि नहीं? वो सब चाय नहीं, पर अब तो चाय वो देता है कि ताजा पी लिया और एकदम फुर्ती आ गया, वाह ये तो बढ़िया एनर्जी है, लाओ चाय, उसने चाय पिला दो, आएगा एनर्जी उससे। चाय जो है अंग्रेजों का दिया हुआ एक ऐसा शराब है, समझे कि नहीं, जो आज के डेट में किसी के यहाँ जाइए तो कर्टसी के तौर पर आपको चाय दे दिया जाता है। फलना बाबू आए हैं, चाय दे दीजिए, वाह, है कि नहीं? बिट्टू सर आए हैं, चाय पिला दीजिए। पहले लोग जाता था तो महन भोग बनता था, आटा का पूरा एकदम हलवा, है कि नहीं? आदमी हलवा खाता था निमकी के साथ थे,
अब चाय दे दीजिए, है कि नहीं। तो चाय से आज हम लोगों को किसी भी तरह के मेहमान को चाय पिलाइए, हाँ गए तो चाय पिलाए, अच्छा तो ऐसा का पेट भरेगा, बोलिए चाय से पेट नहीं भरेगा। चाय ऐसा हो गया है कि हर चाय वाला क्या से क्या बन जा रहा है, हमेशा पूरी राजनीति किसके दुकान पर होती है, चाय वालों की दुकान पर। चाय वाला के दुकान के पास जाइए तो कभी वो पवन सिंह को जिता देगा, कभी वो जो है से राजा राम जी को जिता देगा, कभी जो है से किरण प्रभाकर को जिता देगा, कभी उपेंद्र कुशवाहा को जिता देगा, एक सुस्की मारेगा, पवन सिंह के कोई नहीं हरा सकता है। ले तब तो दूसर का चुस्की कोई मार दिया ना हो, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई में जो है से राजा राम जीत जाएंगे, बस समझा रहे, यही सब चर्चा होगा, अल बल एकदम चर्चा कमाल की होगी चाय के दुकान पर। सुबह देखे हैं कि नहीं, कहीं संडे के दिन उठिए आप, आज जहां पे पढ़ते हैं उसके ठीक सामने चाय वगैरह का स्टॉल है, दुकान लगा हुआ है, वहां एक से एक पूरा गोह की राजनीति, पूरा काराकाट क्षेत्र की राजनीति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाने से लेकर के वार्ड सदस्य बनाने तक की चर्चा चाय की दुकान पर बड़ा बेहतरीन ढंग से होता है। यह है हमारे यहाँ के चाय की दुकान। चाय की दुकान के साथ साथ आराम से आप प्रधानमंत्री बनाइए, चाय पीते रहिए, राष्ट्रपति बनाइए, चाय पीते रहिए, बिहार के मुख्यमंत्री तय कर दीजिए, चाय पीते रहिए, है ना, काराकाट का सांसद बना दीजिए, सब कुछ चाय पीते पीते लोग बन जाते हैं। ये है चाय की दुकान और चाय का महत्व। इसीलिए चाय कंपनी ने कहा कि हम ही बेचेंगे, दूसरा कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि चाय जो बेचेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। बजा सकते हैं समझे कि नहीं। अब देख लीजिए स्थिति क्या है, तो चाय बेचिएगा, जो चाय बेचेगा से प्रधानमंत्री बनेगा, और जब पढ़ेगा से डीएम कलेक्टर बनेगा। अब तय करो कि प्रधानमंत्री बनना है कि कलेक्टर बनना है। तो कलेक्टर कईए को कलेक्टर प्रधानमंत्री की सलामी देता है, तो चाय बेचने में ज्यादा अच्छा नहीं हो। चाय बेचिए, क्या बनिए, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है ना। नरेंद्र मोदी क्या बेचते थे, आज क्या बन गए, देखते देखते, है कि नहीं। तो याद रखिए, तो लाइसेंस ले लीजिएगा। आप लोग अंग्रेज हैं, लाइसेंस लेना था अंग्रेज के ना रे गधवा, भारत आने के लिए ना, क्या जी बोलिए कि जाकर के वहां पर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। भारत में है हम लोग, तो भारत के लिए क्या लाइसेंस लेना है। भारत का नागरिक भारत के किसी कोने में जा सकता है, किसी भी कोने में खा सकता है, किसी भी कोने में पढ़ाई कर सकता है, किसी भी कोने में जाकर के नौकरी कर सकता है। काहे भाई, तो हम भारत के नागरिक हैं, है कि नहीं। आप लोग भारत के नागरिक हैं। हमको तो लगता है कि इस्लामाबाद के आप लोग नागरिक हैं, भारत के हैं। अच्छा, इसमें हाथ खड़ा कीजिए जो चीन का नागरिक है। सब भारत के हैं। भारतों में किस राज्य के हैं, हम लोग क्या है, बिहारी, है कि नहीं। यहाँ क्या है, बिहारी, क्या है, एक बिहारी, एक बिहारी, है कि नहीं। देखिए बिहारी जो है बहुत जरूरी है। अरे भैया, जो भारत का पहला राष्ट्रपति दिया, भारत का राष्ट्रपति देने वाला पहला राज्य कौन था, बिहार, है कि नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, बिहार, है कि नहीं। बिहार कमाल का जगह है। अरे जो गौतम बुद्ध को भी ज्ञान दे दे, है कि नहीं। गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं ना। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गौतम बुद्ध को बोध गया में हुई, है कि नहीं। बोध गया कहाँ है, बिहार में। जो गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की भूमि है ये, क्या किसकी भूमि है, ज्ञान की भूमि है ये बिहार, समझे कि नहीं। जब हम लोग लड़ते हैं तो आईएएस बन जाते हैं, सोच लीजिए। खीस में हम लोग बिहारी ऐसा है कि खीस में आईएएस बन जाते हैं, थोड़ा बता देते हैं।
है ना, और बता देते हैं कि नाम पर क्या बन जाते हैं, आईएएस। बताइए तो, ये है बिहार का पावर। तो आप लोग ध्यान में है, समझ में आ रही है बात? तो लाइसेंस लेकर के हम लोगों को क्या करना है, लाइसेंस लेकर के हम लोगों, एक मिनट, लाइसेंस लेकर के हम लोगों को व्यापार करने के लिए कहाँ जाना है, भारत। यह भी प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए, अब 1813 के बाद की स्थिति को जानने की कोशिश कीजिए। अंग्रेज भारत में भी बहुत सारे चीजों को या तो युद्ध के माध्यम से, या तो युद्ध के माध्यम से, या संधि के माध्यम से कब्जा किए हुए थे कि नहीं कब्जा किए हुए थे? कब्जा किए हुए थे कि नहीं कब्जा किए हुए थे? चाहे वो कर्नाटक का क्षेत्र है, एक मिनट, एक का कर्नाटक का क्षेत्र हो या मैसूर का क्षेत्र हो, ध्यान से समझिएगा, कर्नाटक का क्षेत्र हो, मैसूर का क्षेत्र हो, या मराठों का क्षेत्र हो, या नागपुर का क्षेत्र हो, गायकवाड़ का क्षेत्र हो, या बंबई हो, या मद्रास हो, या अवध हो, या दिल्ली हो, सब पर कब्जा किसका था उस समय? अंग्रेजों का था। 1813 में यही ना स्थिति थी जी? 1813 में यही ना स्थिति थी? ये सभी क्षेत्र किसके थे? अंग्रेजों का। ये सभी क्षेत्र किसका था? अंग्रेज का। अंग्रेज बोले तो कंपनी का, किसका? कंपनी का। और उस कंपनी के क्षेत्र में जब सारे अंग्रेज के बच्चा बच्ची रह रहे थे व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो क्या उनको शिक्षा की जरूरत थी कि नहीं थी? उनको पढ़ाई लिखाई चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तब उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत थी तो कंपनी को स्कूल खोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो स्कूल भी खुलेगा, इंग्लिश शिक्षा भी होगा, भारतीय साहित्य की भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग आए हैं, बात कर लेते हैं उसके बाद, तब तक तो चलिए हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लाइसेंस लेकर के यहाँ आना था, तो बात हो गई। इसके बाद जो है, अब हम लोगों को देख लेना है कि जब वहां के लोग, जब पूरा क्षेत्र अंग्रेजों ने जीत लिया था, तो निश्चित तौर पर वहां पे व्यापार करना इन लोगों के लिए बहुत आसान था। और चूंकि अब कुछ लोगों की जरूरत, भारतीय लोगों को भी जरूरत थी, भारतीय लोगों की भी जरूरत वहां पर थी, और उनको चाहिए था प्रशिक्षण। लेकिन भारत के लोग उस समय बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों को अगर शिक्षित कर दें, और भारत के लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे, तो यह निश्चित तौर पर हमारे कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा। बात समझ आ रही है ना? भारत के लोगों को एकदम फायदेमंद भी होगा, और मेरी कंपनी में वो काम करेंगे, मेरे नीचे रहेंगे। इसके लिए हमको प्रशिक्षण देने की जरूरत है, और प्रशिक्षण से पहले उनको शिक्षा देने की जरूरत है। आ रहा है समझ में सबको? तब कंपनी के लोगों ने इस बात पर विचार कर किया कि यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए। इसके लिए भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया गया। तो यह भी प्रावधान में आया, लाइए, यह भी प्रावधान में आया क्या, कि भारतीय, समझ में आ रही है बात? भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया गया भारतीय साहित्य को। बोला गया कि भारत में जितने भी साहित्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को आप प्रिंट करवाइए, है कि नहीं? आप जो है प्रकाशित करवाइए, उनके विचारों को सबों के समक्ष रखिए, है ना? यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी को या वहां पे पूरे ब्रिटेन के लोगों को भेज करके भारत में व्यापार नहीं किया जा सकता है। कुछ हम लोगों को मदद भारतीय लोगों से भी लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? भारतीय लोगों से। और भारतीय लोगों से जब हम लेंगे तो सबसे पहले उनको शिक्षा की जरूरत है, और चूंकि वे हिंदी से ज्यादा लगाव रखते हैं,
इसलिए अंग्रेजी की शिक्षा की तो आवश्यकता है, लेकिन इनको पहले अपनी भाषा का ज्ञान के क्षेत्र में इनका प्रोग्रेस जरूरी है। तो सबसे पहले यही बात किया गया कि भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया गया, और दूसरी जो बात थी कि विज्ञान को प्रोत्साहित किया गया। किसको प्रोत्साहित किया गया? विज्ञान को। विज्ञान को भी क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया, है ना। विज्ञान को भी प्रोत्साहित किया गया। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट के तहत, है ना, 1813 में। कब? 1813 में। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गया? हो गया क्लियर आप लोगों को? अब देखिए, इसके लिए चौथा प्रावधान आया कि भारतीय शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, है ना, भारत के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, वहां के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपया, कितना रुपया? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आ गया समझ में? 1 लाख रुपया क्या चीज पर? शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और साथ ही चूंकि अब ब्रिटेन के लोग वहां पर हैं, वहां पर अन्य लोग भी हैं, और वहां पे ईसाई धर्म या ईसाई मिशनरी कर करके इसे ईसाई मिशनरी की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी को क्या हुआ? अनुमति मिला। ईसाई मिशनरी को क्या मिला? अनुमति प्रदान किया गया। क्या अनुमति प्रदान किया गया? कि बाबू हो, अनुमति यह प्रदान किया गया कि आप शिक्षा के लिए प्रचार कीजिए। आप क्या कीजिए? प्रचार के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया। इनको धार्मिक चीजों के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। और ये आप जाइए शिक्षा का प्रचार कीजिए, आप जाइए अपने धर्म का प्रचार कीजिए। तो क्या पहली बार धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार भारत में हो रहा था? नहीं, इससे पहले भी लोगों ने धर्म का प्रचार किया था। लेकिन इस एक्ट के तहत, चूंकि अब यहाँ पे ब्रिटेन को इस बात को अब लग रहा था कि यहाँ पे तो अब हम लोगों का शासन है, अब तो हमारे लोग वहां पर हैं, बाल बच्चे के साथ वहां पर है, साथी संगति के साथ वहां पर है ना, कुछ मजदूरों के भी साथ है, कुछ अधिकारियों के भी साथ हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ईसाई मिशनरी को अनुमति इसलिए प्रदान किया गया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में वहां के लोगों के साथ साथ अपने लोगों को भी शिक्षित कीजिए, है ना। आप वहां पर हर एक धर्म का, माने आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए। इससे पहले भी अकबर के दरबार में ईसाई धर्म के लोग रहते थे, है ना। ईसाई धर्म को जानने के लिए अकबर ने रखा था कुछ लोगों को, समझे कि नहीं। तो इससे भी पहले ईसाई का प्रचार अपने धर्म का करते थे। लेकिन जब इन लोग आ गए तो इन लोगों ने ईसाई मिशनरी के तहत स्कूलों की व्यवस्था की, इससे ईसाई मिशनरी के तहत शिक्षा का प्रसार किया, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए। बात समझ आ रही है ना? कुछ लोगों को जोड़ने का भी काम किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चार्टर एक्ट के तहत इस बात पर भी काफी ज्यादा बल दिया गया। अब देखिए कुछ और नियम थे जिसको जान लेना है। अब चूंकि इस बात को आप समझ लीजिए कि अब वहां पर गवर्नर जनरल का पद था, तो ये बात कहा गया कि गवर्नर जनरल कहां पर बैठेंगे? बंगाल में। बंगाल में गवर्नर जनरल मुख्य पद होगा, और इन्हीं के नीचे बंबई के गवर्नर होंगे। कहां के गवर्नर होंगे? बंबई के। और कहां के होंगे? मद्रास के गवर्नर होंगे। लेकिन ये लोग किनके अंडर में रहेंगे?
बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में रहेंगे। इन दोनों से ऊपर का पावर है क्या चीज? गवर्नर जनरल का। बात समझ में आ गई है? क्या इन लोग किसी भी नियम को पारित या मैंने निरस्त या पारित कर सकते हैं? तो कहा गया इस बात में कि ये जो बंबई प्रांत के या मद्रास प्रांत के जो भी गवर्नर हैं, ये जो प्रांतीय गवर्नर हैं, तो प्रांतीय गवर्नर क्या करेंगे? विधि बना सकते हैं, मतलब नियम बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं, लेकिन विधि बनाने से पहले या विधि बनाने के बाद आपको राय विचार किससे करना है? गवर्नर जनरल से। किससे? गवर्नर जनरल से। और गवर्नर जनरल का दायित्व है कि इनके द्वारा बनाए गए विधि का अनुमोदन जब तक ब्रिटिश संसद से नहीं होगी, ब्रिटिश संसद से नहीं होगी, तब तक इनके द्वारा बनाए गए कोई भी विधि या कोई भी नियम लागू नहीं होगा। इसके लिए अनुमति प्रदान करना होगा और यह अनुमति का पत्र गवर्नर जनरल हमको पेश करेंगे ब्रिटिश संसद में, और तब वहां से अनुमति मिल जाएगी और तब गवर्नर जनरल का साइन होगा। तब जो है से आपके द्वारा जो बनाए गए विधि या नियम है वह जो है से आपके क्षेत्र में लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। क्लियर हो गए? यह भी एक प्रावधान किया गया है ना चार्टर एक्ट 1813 के, है ना, नियमावली में। क्लियर हो गए इस बात से? एक अधिनियम और आया, समझे कि नहीं? एक अधिनियम और आया। वो अधिनियम पेने नहीं बढ़िया चल रहा, क्या है सब एकदम कैसे कैसे तो हो गया। यही 4 पेन ना है, चल नहीं रहा है। देखिए, वहां के जो भारत के स्थानीय स्वायत्त, है ना, आप जान लीजिए कि जितने भी